आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं डॉक्टर प्रमिला चौधरी। तो आज हम जो अध्याय 2 है बहुपद उसकी सारांश लेते हैं। ठीक है, जितनी भी प्रश्नावली थी इसके अंदर वो हमने पूरी कर ली है और आज 3-4 मिनट के अंदर इसका हम सारांश देख लेते हैं। देखो, इसमें हमने सबसे पहले पढ़ा एक चर वाला बहुपद। ठीक है, एक चर वाला बहुपद जिसको हमने कैसे लिखा था, पी एक्स। पी एक्स का मतलब है, पी मीन्स बहुपद है, मीन्स पॉलिनोमियल है, एक्स मतलब चर है। एक्स यहाँ पे क्या होगा, इस बहुपद के अंदर चर होगा एक्स, इसीलिए इसको हमने लिखा पी एक्स। ठीक है, तो और इसके अंदर जो व्यंजक आएंगे वो ये वाले व्यंजक आएंगे। मैंने एक बहुत ही स्टैंडर्ड इसका जो जनरल जो इक्वेशन होती है, जनरल जो व्यंजक होते हैं वो इसमें लिख दिए हैं। देखो, अगर मान लो हमें एक चर वाला बहुपद लिखना है, एक चर वाला बहुपद लिखना है जिसकी जो घात है, अगर घात n हो, घात कितनी हो, घात अगर उसकी n हो, n घात हो, तो उसको हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहला पद उसका क्या आएगा कि जो उसके अंदर चर है उस चर की जो घात लगेगी वो कितनी लगेगी, n। तो मैंने x की घात n लगा दी और फिर इसका कुछ गुणांक भी होगा तो गुणांक को a n से दर्शा दिया। यहाँ पे एक्स एन का गुणांक क्या है, ए एन। जो ए एन है वो क्या है, वो एक अचर है, वो एक अचर है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये अचर है। लेकिन जो x की घात n है ये मेरा चर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे वाला पद क्या होगा, जो इसकी घात है उसकी घात में एक एक डिक्रीज होता रहेगा, एक एक कम होता रहेगा। तो यहाँ पे अगर xn है, यहाँ पे अगर xn है तो आगे वाले पद में कितनी हो जाएगी इसकी घात, x की घात n-1। और इसके आगे वाला पद आएगा उसमें x की घात कितनी हो जाएगी, x गुणा x की घात n-2। ठीक है, और मैंने यहाँ पे थोड़ी सरलता के लिए, थोड़ा इजी बनाने के लिए मैंने क्या किया, इनका जो गुणांक लिया है इसका जो गुणांक लिया है, जैसे यहाँ पे गुणांक ले लिया ए एन, इसका गुणांक ले लिया ए एन माइनस वन, मतलब जितनी इसकी घात लग रही है वही वही मैंने इसका जो गुणांक लिया है उसको भी इसी से डिनोट कर दिया। नहीं तो आप गुणांक को ए बी सी से भी लिख, मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, ए डॉट एक्स की घात एन, एक्स की घात n प्लस बी डॉट एक्स की घात, जो n है वो एक कम हो जाएगी। अगला जो चलेंगे टी डॉट एक्स की घात क्या हो जाएगी, n-2, एक एक कम होती रहेगी। जो x की घात है वो हमारी क्या हो जाएगी, एक एक जैसे जैसे पद बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे एक एक घात कम हो जाएगी। और जो लास्ट में जो आएगा, लास्ट में जो पद आएगा उसमें क्या आ जाएगा, जो x है, x की घात क्या आ जाएगी, x की घात आ जाएगी 1 और यहाँ पे कुछ गुणांक आएगा। अब कौन सा गुणांक आएगा वो तो हमें देखना पड़ेगा, है ना। प्लस किसी भी गुणांक से दर्शा देंगे, मान लो ये z आ रहा है या फिर y आ रहा है। ठीक है, y इंटू एक्स की घात 1 और यहाँ पे आ जाएगा z इंटू एक्स की घात 0, क्योंकि x की घात 0 हो गई। तो यहाँ पे गुणांक में थोड़ा सा क्रम बना रहे, एक क्रम बना रहे, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे जो गुणांक है वो a n लिख दिया, यहाँ पे जो गुणांक है वो a n-1 लिख दिया, और यहाँ पे जो फिर लास्ट में जो आएगा, जैसे यहाँ पे आएगा तो वो गुणांक क्या हो जाएगा, a1, यहाँ पे आ जाएगा a0। यहाँ x की घात यहाँ पे 1 है इसलिए a1 ले लिया, यहाँ पे x की घात 0 है इसलिए a0 ले लिया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही जनरल इक्वेशन है। अगर मान लो कभी एग्जाम में आ जाए और पूछ लें ये क्या है, ये किसके व्यंजक है, तो ये एक चर वाले बहुपद के व्यंजक है। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि जो ये वाले हैं an-1, a2, a1, a0, ये सब क्या है, ये एक अचर नंबर है, अचर राशि है ये। लेकिन ये n घात का बहुपद तभी हो सकता है जब हमारा an है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। an जो है वो कभी भी 0 नहीं, an कौन सा, जो फर्स्ट वाला जो पद है उसका जो गुणांक है वो गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी इसको हम n घात का बहुपद बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारा सबसे पहला जो हमने इसमें देखा। अब हम देखते हैं, अब ये कुछ अलग पद थे जो कि हमें पता होना चाहिए। इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, जैसे एक पद वाले बहुपद को, अगर बहुपद के अंदर सिर्फ एक पद हो तो हम उस बहुपद को क्या बोलेंगे, एक पदी कहा जाता है उसको। अगर हमारे बहुपद के अंदर सिर्फ 2 पद हैं तो उसको क्या कहा जाता है, द्विपद कहा जाता है। उस बहुपद को हम क्या बोलेंगे, द्विपदी बहुपद।
अगर हमारे 3 पद हैं किसी बहुपद के अंदर तो हम उसको क्या बोलेंगे, त्रिपद बहुपद कहेंगे। ठीक है, त्रिपद कहेंगे उसको। 3 पद वाले को त्रिपद कहेंगे, 2 पद वाले को द्विपद कहेंगे और 1 पद वाले को एक पदी कहेंगे। वैसे ही अगर हम घात देखें तो अगर एक घात है तो हम उसको क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद बोलेंगे। एक घात है, अगर हमारे बहुपद की घात कितनी है, 1 है, तो उसको हम बोलेंगे रेखिक। अगर 2 घात है तो हम उसको बोलेंगे द्विघाती बहुपद। और अगर हमारे बहुपद की 3 घात है तो हम उसको बोलेंगे त्रिघाती बहुपद। ठीक है, ये आपको याद करने हैं, इसके इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक चर में प्रत्येक रेखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यांक होता है। यस, हमारा जो एक चर वाला जो है, जो रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद का मतलब क्या हो गया, जिसकी वह बहुपद जिसकी घात क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो का एक अद्वितीय शून्यांक, तो और अगर उसके शून्यांक अगर हम निकालें, रेखिक बहुपद की अगर हम शून्यांक निकालें तो वो एक अद्वितीय शून्यांक निकलेगा। ठीक है, अपने आप में एक यूनिक होगा वो शून्यांक। ठीक है, लेकिन अगर एक अचर बहुपद है, कौन सा, अचर बहुपद। अचर बहुपद मतलब जैसे 5 है, 7 है, 8 है, कोई भी अचर, अगर ये जो बहुपद है अगर इसका शून्यांक हम निकालें तो उसका शून्यांक नहीं होता है। उसका शून्यांक क्या होता है, उसका कोई अचर बहुपद का कोई शून्यांक नहीं होता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। अब दूसरा ये है कि अचर बहुपद तो है लेकिन वो शून्य है, शून्य अचर बहुपद। कौन सा, आप शून्य बहुपद भी बोल सकते हो या शून्य शून्य अचर बहुपद, क्योंकि शून्य भी तो अचर में ही आता है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि शून्य बहुपद जो है उसके शून्यांक कितने होते हैं, तो उसके लिए ये वाक्य है आपके पास कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक शून्यांक होती है, किसका, शून्य बहुपद का। ठीक है, ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब तीसरा ये आता है, यदि PA बराबर 0 है, यदि PA बराबर 0 है तो x माइनस ए बहुपद PX का एक गुणनखंड होता है। क्या होता है, एक ये गुणनखंड प्रमेय है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये जो है ये एक गुणनखंड प्रमेय है जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है कि देखो, अगर कोई बहुपद है P जिसके अंदर जो चर है, मान लो वो चर था हमारा x और मैंने क्या किया, x बराबर a रख दिया, x बराबर a रख दिया, x बराबर a रख दिया, तो वो क्या बन जाएगा, PA बन जाएगा वो। तो जैसे ही उस चर का मान मैंने क्या रखा, a रखा, तो वो जो मेरा बहुपद था वो 0 बन गया। वो बहुपद क्या बन गया, 0 बन गया। अगर ऐसा हो गया तो हम क्या कहेंगे, हमारा क्या था, जो x इजिकल टू a जो हमने रखा है, तो उससे हमारा गुणनखंड क्या बन जाएगा, x माइनस ए। तो हम कहेंगे x माइनस ए एक बहुपद है, px का एक गुणनखंड है। मीन्स x माइनस एक गुणनखंड है, x माइनस एक क्या है, एक गुणनखंड है। गुणनखंड है किसका, एक बहुपद px का। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि मान लो x माइनस ए है, x माइनस ए है, ये एक गुणनखंड होगा, ये एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा px का, यदि p a बराबर 0 हो गया। यदि PA बराबर 0 हो गया, PA का मतलब क्या हुआ कि PX के अंदर हमने क्या किया, x बराबर a रख दिया। PX के अंदर x बराबर a रख दिया तो हमारा क्या बन जाता है, PA बन जाता है। ठीक है, तो ये तभी इसका गुणनखंड होगा जब इससे जो x की वैल्यू निकलेगी अगर वो हमारे बहुपद को 0 कर देती है, तभी वो उसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। ओके, फिर आता है आपका आगे देखो, कुछ सर्वसमीकाएं हैं जो हमने पढ़ी हैं, जो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो हमने इनको काफी यूज कर ली हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छे से अभी याद ही हो गई होंगी। अभी देखो, सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी कि अगर 2 नंबर का होल स्क्वायर दिया हुआ है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 गुणा पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। और अगर इन दोनों के बीच में माइनस आ जाता है तो क्या होगा, जो बीच वाला पद है बस वो बीच वाला पद माइनस का हो जाएगा, बाकी वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, दूसरा ये, तो ये दोनों एक साथ याद कर लो। तीसरा ये है x स्क्वायर माइनस वाई,
अभी यहाँ पे तो क्या था कि ब्रैकेट का स्क्वायर दिया हुआ था, होल स्क्वायर दिया हुआ था, यहाँ पे एक एक नंबर का स्क्वायर दे दिया और दोनों के बीच में माइनस आ गया। अगर पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर ऐसा आ जाता है तो आप क्या करोगे, इन दोनों नंबर को एक बार प्लस कर दो और एक बार माइनस कर दो। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे अगर इन दोनों के बीच में प्लस आ गया तो उसके लिए हमारे पास कोई सर्वसम्मिका अभी नहीं है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास अभी कोई सर्वसम्मिका नहीं है। यहाँ पे ये वाली सर्वसम्मिका तभी होगी जब दोनों नंबर के बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये आप अलग से याद करोगे। फिर आता है नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो जो हमारा द्विघाती बहुपद जो हमने पढ़े थे, द्विघाती बहुपद जो पढ़े थे, वही इन दोनों को देख के मुझे लगा कि ये दो गुणनखंड हैं द्विघाती बहुपद के। एक गुणनखंड है x प्लस ए और दूसरा गुणनखंड है x प्लस बी। तो अगर मेरे पास दो गुणनखंड दिए हो और मुझे द्विघाती बहुपद लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगी, पहला आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस दूसरा आ जाएगा x, और x का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो दो नंबर हैं इन दोनों नंबर को प्लस करके लिखूंगी और जो तीसरा पद आएगा उसमें इन दोनों को गुणा करके लिख दूंगी, ए बी लिख दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत तरीके से यूज हो सकता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ के याद करना, ठीक है। थर्ड आता है कि अगर यहाँ पे तो दो संख्याओं का होल स्क्वायर दिया था, अगर आपके पास तीन संख्याएं आ जाती हैं, तीन का स्क्वायर करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो ये भी सेम इसी की तरह हो जाएगा। कैसे होगा, पहले का स्क्वायर करेंगे, फिर दूसरे नंबर का स्क्वायर, फिर तीसरे नंबर का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू इन दोनों के बीच का पद लिखेंगे, 2 गुणा एक्स वाई प्लस 2 गुणा, अब इन दोनों के बीच का पद लिखेंगे 2 गुणा वाई जेड प्लस 2 गुणा, अब इन दोनों के बीच का पद लिखेंगे 2 गुणा जेड एक्स, ठीक है। अब थर्ड आता है, ये भी आप इसको भी अकेले याद कर लेना। अब ये जो दो हैं इन दोनों को आप एक साथ याद कर सकते हो। इसमें क्या है, देखो अभी जो ऊपर जितनी भी सर्वसम्मिकाएं पड़ी वो हमारे स्क्वायर की थी और यहाँ पे किसकी आ जाएगी, क्यूब की आ जाएगी, ठीक है। क्यूब में यहाँ पे क्या है, दो नंबर दिए हैं x प्लस वाई का होल क्यूब आता है तो उसको आप कैसे खोलोगे, x का क्यूब पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 गुणा पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, एक बार 3 से गुणा करके एक बार दोनों नंबर को गुणा कर देंगे और एक बार दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, ठीक है। एक बार दोनों नंबर को प्लस किया और यहाँ पे गुणा किया। वही चीज अगर माइनस में आ जाती है, x प्लस वाई है, अगर ये x माइनस वाई हो जाए तो आप क्या करोगे, जहां जहां पे भी प्लस है वहां पे हम इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो पहले नंबर का क्यूब प्लस दूसरे नंबर का क्यूब प्लस 3 गुणा पहले नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर वैसा का वैसा प्लस 3 गुणा पहला नंबर वैसा का वैसा और दूसरे नंबर का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्लस से माइनस पे जाना है तो आप इसी वाले सर्वसम्मिका इसी से जाना, अगर इससे जाओगे तो आपके लिए आसान होगा, नहीं तो आप क्या करोगे, y की जगह माइनस वाई रख दो इसी वाले फॉर्मूले में, तो ये आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। मीन्स आप लोग कैसे भी देखो, जैसे आप लोगों को कन्वीनियंस रहे आप वैसे इन दोनों को याद कर सकते हो, बट इन दोनों को साथ में याद कर लेना। अब आती है हमारी लास्ट वाली सर्वसम्मिका, ये एक इकलौती है जिसमें क्यूब लिया है 3 नंबर का, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएगा, पहले तीनों नंबर को ऐड करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में तीनों का ऐड का आ जाएगा, दूसरे नंबर में क्या आएगा, स्क्वायर होके आ जाएगा, एक्स स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस तीसरे नंबर का स्क्वायर माइनस इन दोनों के बीच का टर्म माइनस एक्स वाई माइनस फिर वाई जेड फिर माइनस जेड एक्स। तो ये वाली सर्वसम्मिका भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी काफी क्वेश्चंस में काम में आती है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाली सर्वसम्मिका है, इसी सर्वसम्मिका से एक और भी बनाते हैं, इसी सर्वसम्मिका से कैसे बनाते हैं, देखो जैसे ये लास्ट वाली है, इसमें एक चीज ये भी पॉसिबल है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड, अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, मान लो ये वाली टर्म हमारी 0 हो गई, ये वाली टर्म 0 हो गई, तो जो राइट साइड है, जो दाईं साइड है, वो तो पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस, तो ये ऐसा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 3xyz। इफ यदि x प्लस वाई जेड बराबर 0 है तो हमारा ये पॉसिबल है। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। तो ये थी हमारी सभी सर्व समीकरणाएं जो हमने यहाँ पे एक बार देख ली हैं, और तो यही सब था। ठीक है, ये था हमारे जो अध्याय 2 है उसका सारांश। थैंक यू।